इससे पहले कि आज हम आपके सामने बताएं कि दरअसल जमात को लेकर आज मुस्लिम वर्ग क्या सोच रहा है, दो मौलाना हमारे साथ जुड़ेंगे। मौलाना महमूद मदनी जो कि सेक्रेटरी जनरल होंगे जमात उलमा हिंद के, जो कि सबसे बड़ा संगठन है सुन्नी मुसलमानों का हिंदुस्तान में, और जफर शरीफ वाला जो कि पूर्व चांसलर हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के, ये भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच आइए जरा आपको दिखाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ये कहा है और आह्वान किया है देश की जनता के साथ कि देश को कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है, सावधानी बरतना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सही बचाव और सावधानी से कोरोना पर विजय पाई जा सकती है। प्रधानमंत्री जी ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की भी अपील की है। तो ये बड़ी खबर जो हमने अभी आपके सामने प्रस्तुत किया। और आइए अब हमारे साथ मौजूद हैं जफर शरीफ वाला जो पूर्व चांसलर हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के। जफर भाई, सबसे पहला और बड़ा सवाल, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे देश भर में जिस तरह से तबलीगी जमात के लोगों की वजह से 40% से ज्यादा कोरोना के संक्रमित मरीज तबलीगी जमात से संबंधित लोग हैं, फौरी तौर पर अब क्या होना चाहिए? क्यों आज भी लोग छिपे हुए हैं और क्यों नहीं बाहर निकल कर आते? देखिए, मेरी पूरी ज़िंदगी तबलीग जमात के साथ गुजरी है। मेरा मौलाना साद साहब के साथ एक लंबा सफ़र रहा है। यानी मेरी समझ लीजिए कि मेरी 13 साल की उम्र में जी मेरे फादर मुझे सबसे पहले मरकज़ निज़ामुद्दीन में लेकर गए थे। तब वही उसी सफ़र में मेरी मौलाना साद साहब से मुलाकात हुई थी जब उनकी मेरे ख्याल से 11 या 12 साल की उम्र थी जी। तब से लेकर अब तक एक ताल्लुक़ रहा है। और मैं देखिए एक बात यहाँ फिर से आपके लोगों के लिए स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं और भी बहुत सारे लोग जो तबलीग से जिनका ताल्लुक़ रहा है, जो तबलीग से मोहब्बत करने वाले, हम लोगों ने इसलिए कि पिछले 4 साल से तबलीग के 2 ग्रुप हुए हैं। एक जो है वो मौलाना साद साहब जिसको लीड करते हैं और जिसका हेडक्वार्टर यहाँ मरकज़ निज़ामुद्दीन में है, और एक ग्रुप है जिसको मौलाना इब्राहिम देवला और मौलाना अहमद लाट साहब लीड करते हैं, और उनका भी मरकज़ दिल्ली में भी है लेकिन उनका मेन मरकज़ बम्बई में है जी। तो जब आज से डेढ़ महीने पहले, जब ये कोई चीज़ नहीं थी, लॉकडाउन नहीं था, ये कुछ भी नहीं था, लेकिन भाई खबरें आ रही थी, स्कूलें बंद हो चुकी थी, कॉलेजेस बंद हो गई थी, और ऐसा लग रहा था दुनिया से जो खबरें आ रही थी, और यहाँ भी ये खबरें आ रही थी कि शायद हवाई जहाज़ को सरकार बंद कर दे, रेलवे को बंद करने न बंद करने के बारे में बातें चल रही थी। तो उस वक्त, और चूंकि तबलीग जमात का सारा प्रोग्राम जो होता है वो लोगों के जोड़ने का होता है, यानी 3-4 हज़ार लोग होते हैं उनके यहाँ, तो हमने एक मोहब्बत भरी एक एडवाइस दी थी यहाँ भी मौलाना इब्राहिम देवला और उन लोगों को भी कि भाई अभी जो है चूंकि आपके सारे प्रोग्राम जो है वो लोगों को जोड़ने पे होते हैं, इसलिए कि दुनिया भर से लोग आते हैं, हिंदुस्तान भर से लोग आते हैं और पता नहीं क्या हो सकता है, तो आप अभी उसको मौकूफ कर दें। एक और दूसरा, जमातें जो निकलती हैं इनकी, और ख़ास तौर से ये ज़माना होता है जब 10वीं और 12वीं के इम्तिहान हो जाते हैं तो नौजवान बच्चे जमातों में जाते हैं, तो हमने कहा इसको भी अभी आप मौकूफ कर दें। तो इन लोगों ने यहाँ बम्बई में मेरे ख्याल से 6 तारीख को एक अपनी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, और शूरा, इसलिए कि ये वही कहते हैं ना भाई, वो शूरा के लोग हैं। शूरा मतलब उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी है जिसमें 12 या 13 लोग हैं, और उन्होंने हालात को देखते हुए अपने सारे प्रोग्राम मौकूफ कर दिए। यही बात यहाँ भी कही थी, लेकिन बहरहाल उनको समझ में नहीं आई, या जब समझ में आई तो वो बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए कि ऑलरेडी उनके वहाँ 2-2.5 हज़ार लोग थे, और तब तो लॉकडाउन हो चुका था, हवाई जहाज बंद हो चुके थे, ट्रेनें बंद हो चुकी थी। लेकिन वो होने के बाद, यानी मैं समझता हूँ कि 10 दिन 12 दिन पहले की बात है, जब मैंने डायरेक्ट बात करने की कोशिश की मौलाना साद साहब से, और तो मौलाना साद साहब से तो बात नहीं हुई, लेकिन उनके बेटों से मेरी बात हुई, मौलाना के जो बिल्कुल जो दाएं बाएं गिने जाते हैं, मौलाना अब्दुल अलीम और मौली अब्दुल्ला झांजी, और उनसे मैंने कहा कि चलिए एक गलती हो गई, और कोई भी ये नहीं कह रहा, यानी ना मैं ना कोई ये नहीं कह रहा कि कोई साजिश है आपकी या आपका कोई इसमें मैलिशियस इंटेंशन था, भाई गलती हो गई। लेकिन अब जो है आपके लिए जरूरी है कि मौलाना सामने आए, और चूंकि आपके पास पूरा मौजूद है, आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पता है कि भाई कौन कौन लोग आपके यहाँ आए थे, तो आप उन इलाके वालों को सुपुर्द कीजिए
जैसे भाई गुजरात से कौन आया था, अहमदाबाद से कौन आए थे, आपको बिल्कुल मालूम है, चेन्नई से कौन आए थे। तो वो शहर के जो जिम्मेदार हैं तबलीग के, उनको कहिए, और ये नहीं कि भाई कोई चोरी तो नहीं की किसी ने, बिल्कुल इलाज ही करवाना है, टेस्ट कराना है, तो आप इन लोगों को कहिए कि वो अपने इलाके की हॉस्पिटलों में डॉक्टर है या जो प्रशासन है, हाँ, उसके सामने जाएं और अपना इलाज कराएं। एक, और दूसरा, मौलाना सामने आए, इसलिए कि मौलाना साद साहब एक बहुत बड़ी जमात के अमीर हैं, तो अब उनको एक डायरेक्शन देने का वक्त है और उनका आना बहुत जरूरी है। अब मौलाना साद साहब का सामने ना आना, ये कॉज को भी नुकसान पहुंचेगा और काम को भी नुकसान पहुंचेगा। तो अभी जो है मैं समझता हूं कि देखिए वो बात को, और हमने तो जफर भाई मैं आपको एक सेकंड रोक रहा हूं, मैं क्षमा चाहता हूं, आपको बीच में एक सेकंड रोक रहा हूं। आपने कहा कि मौलाना साद को सामने आना चाहिए, आज भी मौलाना साद सामने नहीं आ रहे हैं। मौलाना साद ये कहते हैं कि वो पुलिस की जांच में समर्थन देने को तैयार हैं जब उनका क्वारंटीन खत्म हो जाए। वो दिल्ली में आज भी हैं, सामने नहीं आ रहे। छिपने की जरूरत क्या है? छिपता तो वो है जो अपराधी होता है। क्या मौलाना साद अपने आप को अपराधी मानते हैं? यही एग्जैक्टली जब मेरी बात हुई उनके लोगों से, तो मैंने कहा देखिए पुलिस का जो भी मामला है वो अपनी जगह पर है, उस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन मैं जो सामने आने को कह रहा हूं वो मौलाना साद साहब एक अमीर हैं। अमीर का काम होता है डायरेक्शन देना अपनी कौम को जी। और इस वक्त ये एक ऐसा नाजुक दौर है जिसमें मौलाना ही का आना सामने जरूरी है जी। और वो आए और अपनी कौम को, अपने लोगों को, एक कि भाई उनके खिलाफ जो, इसलिए कि आप सामने नहीं है, वो एक शिकायत की उनके बेटे ने मुझे, देखिए मीडिया में ये हो रहा है, ये कहा जा रहा है, तो मैंने कहा इसलिए कि आप सामने नहीं आ रहे, भाई आप जवाब दीजिए। भाई मेरे सामने अगर कोई इल्जाम धरता है, इल्जाम तराशता है, तो मैं सामने आके जवाब देता हूं, और लोग उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। तो ये तो वक्त है, देखिए पुलिस प्रशासन वो अपनी जगह पर है, लेकिन एज अमीर जी, एक आप एक इतने बड़े गुट को लीड करते हैं, उस हैसियत से आपका सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी। जफर भाई, एक और बड़ा सवाल उठता है यहां पर। एक तरफ हम देख चुके हैं कि किस तरह से जाकिर नाइक जैसे लोग रहे हैं जिनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगे, वो मलेशिया में जाकर छिप बैठे, हिंदुस्तान का रुख करना भी उन्हें मुनासिब नहीं हुआ। मौलाना साद यहां पर हैं, वो भी सामने नहीं आना चाहते। आखिरकार ऐसा क्या है कि कुछ लोग अपने आप को कानून के ऊपर मानते हैं या फिर कानून का पालन करना ही नहीं चाहते? देखिए ये तो ऐसा कुछ है ही नहीं। यही बात मैंने मौलाना साद साहब के लड़कों से और मौलाना के जो लोग हैं उनको यही कहा कि भाई पहली बात तो आपने कोई गुनाह नहीं किया जी। आपने कोई ऐसा कुछ नहीं किया, यानी क्यों नहीं सामने आने की वजह बताएं मुझे। और दूसरा मैंने ये कहा कि आपके खिलाफ जो चार्जेस भी लगाएं जी, जो पुलिस ने या प्रशासन ने, वो चार्जेस ऐसे हैं कि आप चले जाएंगे पुलिस स्टेशन में तो बेल हो जाएगी जी, यानी कोई ऐसा तो कोई चार्ज भी नहीं है। यानी तो पिछले जब मेरी 4 दिन पहले बात हुई तो यूं कहा कि भाई हमें मैंने कहा भाई कौन मशवरे दे रहा है आपको जी? जो आपको मशवरे दे रहा है वो आपका दोस्त नहीं है, आपका दुश्मन है। ये लफ्ज मैंने इस्तेमाल किए। जफर भाई, अब एक और बड़ा सवाल उठता है। मौलाना साद तो सामने आ नहीं रहे हैं, उनके बारे में मैं तफसील से आपसे फिर बात करूंगा अभी इसी शो में, लेकिन जरा ये बताइए कि तबलीग के और जो लोग हैं जो जगह जगह क्वारंटाइन में हैं, जिस तरह से उनका आचरण है, जो व्यवहार है, जो चिकित्सा कर्मी हैं उनके सामने जो अभद्र व्यवहार वो कर रहे हैं, थूकना, तमाम तरह की चीजें, अश्लील हरकतें, ये क्या है? ये कौन सी मानसिकता प्रदर्शित हो रही है? क्या इससे पूरे के पूरे मुसलमान कौम को आज कटघरे में ये लोग खड़ा नहीं कर रहे? देखिए मैं आपको बताऊं कि तबलीग जमात जो है उसका एक फंडामेंटल है, जो पहले दिन जब आदमी तबलीग में पहले दिन जाता है ना, तो जिस बुनियाद पर ये तबलीग खड़ी है, जो इमारत है तबलीग की, वो कुरान की उस आयत पर है कि तुम बेहतरीन हो इसलिए जी कि तुम लोगों के नफे के लिए आए हो, तुम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हो और लोगों को बुराई के लिए रोकते हो। ये तबलीग का पहला उसूल है। बिल्कुल। तो मुझे समझ में ये नहीं आता अब तक, इसलिए कि कुछ हो सकता है कि कुछ ज्यादतियां हुई होंगी मीडिया की, लेकिन अगर एक भी ऐसी मिसाल है तो मेरे लिए बहुत ही भयानक इसलिए है कि तबलीग वाले को मैं बैकवर्ड समझ सकता हूं, तबलीग वाले को मैं पुराने ख्यालात का समझ सकता हूं, लेकिन एक तबलीग जमात में लगा हुआ आदमी या तबलीग जमात का आदमी वो अश्लीलता उसके अंदर हो, वो यानी इस किस्म का व्यवहार करे, ये मुझे समझ में
आने वाला नहीं है। ये अब तक मैं हैरान हूं। बिल्कुल हैरान तो हम भी हैं। मैंने जो तबलीग देखी है वो तो ये है कि तबलीग का काम ही है अच्छाई की तरफ लोगों को बुलाना और बुराई से रोकना। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात यहां पर कही। इस वक्त हमारे साथ मौलाना महमूद मदनी साहब जुड़ रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं जमात उलमाए हिंद के, सबसे बड़े इस्लामिक संगठन के, जो कि पूरे साउथ एशिया में काफ़ी बड़ा प्रभाव है उनका। मौलाना साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मौलाना साद अभी भी गायब हैं, तबलीग जमात पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं, और खास करके जिस तरह से जो लोग का व्यवहार और आचरण है, मैं आपसे पूछता हूं साहब, क्या किसी तरीके से इसे इस्लामिक कहा जा सकता है? क्या किसी तरीके से इसे जायज ठहराया जा सकता है? नहीं, वो जो आचरण आप बता रहे हैं जी, अगर वो आचरण है तो वो इस्लामिक नहीं हो सकता कभी। तो ये तो पता चलेगा तहकीक करने पर कि वो आचरण है या नहीं है। जैसा कि मुझसे पहले ज़फ़र साहब कह रहे थे जी, कि ये बहुत हैरत की बात है कि तबलीग का कोई बंदा ऐसी हरकत करेगा, तो इसको विश्वास नहीं होता बिल्कुल। मौलाना साहब, लेकिन तो इसके वीडियो अगर हैं, आप बता रहे हैं मैं तो बता वैसा रहा हूं तो क्योंकि देखिए एक जिम्मेदार चैनल के आधार पर हम इस वीडियो को दिखा रहे हैं लोगों के सामने। बहुत सारे वीडियो जी, हम बहुत वीडियो सारे दिखा रहे हैं, और एक जिम्मेदार बहुत चैनल के सारे तौर वीडियोस को पर मैं लोग- अपने चैनल की तरफ से कह सकता हूं कि ये वीडियो बिल्कुल सही और सत्य है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ वीडियो तो अपनी जगह हाँ, है, लेकिन मौलाना कई- साद को कई भी तो वीडियो सामने आना ऐसे- चाहिए। नहीं, वो सामने किसके आएंगे? जिसके सामने आना चाहिए उसके सामने तो वो आए हुए हैं। वो आपके सामने नहीं आए तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये कि जहाँ उनको आना चाहिए मैंने मालूम किया है जी। वहाँ तो ऐसा नहीं है, ऐसा कि वो कहीं छुपे हुए हैं। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के साथ टच में हैं, वो उनको बता रखा है कि मैं फ़लाँ जगह हूँ, जब चाहे आ जाओ, मुझसे पूछ लो, बात कर लो। आज सुना मैंने कि उनका कोई बयान भी आया है किसी ऑफिसर का, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जी, कि हाँ हमारी उनसे बात हो गई है और वो क्वारंटाइन में है, जब वो पूरा हो जाएगा तब हम उनसे सवाल जवाब करेंगे। सामने आने का मतलब मौलाना साहब तो मेरा ये है, मुझे नहीं लगता कि कि क्या ऐसा वो कुछ लोगों चीज़ के हुई सामने है। वो अपील करें, लोगों के सामने अपना वीडियो तो जारी कर सकते हैं। देखिए, आप हमसे जुड़े हैं कि नहीं, आप लोगों से जुड़े हैं, आप तमाम लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाते होंगे, अपने तमाम फॉलोअर्स तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। तो ठीक इसी तरीके से मौलाना साहब अपना वीडियो जारी करें, कहें। नहीं, वो हर आदमी का अपने काम करने का तरीका होता है जी, तो वो तो कह ही रहे हैं जो कहना है उनको, तो उसके ऊपर इतना जोर देने की मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा ज़रूरत है। मुल्क में और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हमें और आपको सबको मिलकर जोर देना चाहिए। इस वक्त ये हो रहा है जी, कि बहुत सारी जगहों पर, शहरों में, कॉलोनियों में मुसलमानों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, और डॉक्टरों के साथ, मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ भी कई जगह दुर्व्यवहार की खबरें हैं जी। तो हमें ओवरऑल सोसाइटी को एजुकेट करने और समझाने की ज़रूरत है कि देखिए, ये बीमार की खिदमत करने वाला इस वक्त सबसे बड़ा हमारा एहसान करने वाला है, उपकार करने वाला है जी। तो इसलिए मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के साथ, सफाई कर्मचारियों के साथ हम लोगों को बड़े बड़े सम्मान का मामला करना चाहिए, हरगिज़ उनका अपमान नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो दिखने में मुसलमान है किसी वजह से, या नाम का मुसलमान है या काम का मुसलमान है, और वो जमाती हो या ना हो, सबको एक लाठी से हाँकना ये मुनासिब नहीं होगा किसी सभ्य समाज के लिए, ये उचित नहीं है। ये मुश्किल की घड़ी है, और मौलाना बहुत साहब, इस ज़्यादा मुश्किल के घड़ी में क्या एक ही लाठी से हर किसी को हाँका जा रहा है? क्या इसका कोई भी सबूत अभी आप तक मिला है? जरा मुझे बताइए। मैं बहुत सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं आप भी सीधा जवाब देते हैं। हाँ अजय जी, ये वाला है तो कहा भाई अभी नहीं, अभी तो तुम बाहर जाओ, जब हालात ठीक हो जाएंगे, संक्रमण दूर हो जाएगा तब आना। तो इस तरह के हालात कहीं हो रहे हैं, इसी तरह डॉक्टरों के साथ कहीं कहीं हो रहे हैं। मैं उसी को स्पेसिफिक पूरी डिटेल बताई आपको पहले जी,
तो मेरा ये, मैं किसी को इल्जाम नहीं दे रहा हूँ जी। मैं एक जनरल प्रॉब्लम जो मार्केट में, रोड पर, गांव में, मोहल्लों में हो रही है जी। कहीं कहीं भी, चाहे थोड़ी हो रही हो, ये ठीक है कि 2-4 इंसिडेंट को पूरे सोसाइटी का रिफ्लेक्शन नहीं माना जाना चाहिए। नहीं, चाहे बिल्कुल। वो मुसलमानों की तरफ से हो जी। चाहे जमातियों की तरफ से हो, चाहे जमीयतियों की तरफ से हो, चाहे हिंदुओं के किसी एक की तरफ से हो, किसी सोसाइटी को, पूरी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन उसे माना नहीं जा सकता। मुझे नहीं लगता मौलाना साहब कि कोई भी आदमी इसे सोसाइटल रिफ्लेक्शन के तौर पर देख रहा है। लेकिन मैं यहां पर आपसे जो समझना चाहता हूं वो ये कि क्या आज सभी गणमान्य व्यक्तियों को, जी मौलाना साहब बस मेरा सवाल सुन लीजिए प्लीज, क्या आज सभी नामचीन व्यक्तियों को इस्लामिक समाज के सामने आकर यह नहीं कहना चाहिए कि कोरोना राष्ट्रीय आपदा है, इस राष्ट्रीय आपदा में हर किसी को मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। आप अगर छिपेंगे, आप अगर विदेशियों को अपनी मस्जिदों में छिपाएंगे तो आप देश के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। देखिए अजय जी, मैं इस बहस में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता हूं कि कहां छुपे हुए हैं लोग और कहां लोगों को खुद लोग अपने आप खड़े होकर पीछे अपने आप को पेश कर रहे हैं। ये बहुत सारे आपको इंसिडेंट ऐसे सुनाए जा सकते हैं जिसमें लोगों ने खुद से जाकर के एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट किया है। बिल्कुल, खुद यहाँ मरकज वालों ने भी एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट बराबर किया, तो देरी हुई मरकज की तरफ से भी हो सकती है और पुलिस की तरफ से भी हो सकती है। मैं फिर कहता हूं ये वक्त एक दूसरे को इल्जाम देने के बजाय मिलकर लड़ाई लड़ने का है। एक और मसला मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। समय है, इल्जाम हम लोग जी मौलाना साहब, मुझे इस बात की जानकारी मिली कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब ने आपको फोन किया था, आपसे बातचीत हुई थी। मैं आपसे जानना चाहता हूं अजीत डोभाल साहब ने आपसे क्या बातचीत की थी और आपको कैसे लगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के इस पूरे मामले में सामने आने की 20 घंटे के भीतर मामला सुलझता दिखा मरकज का, लेकिन उसके पहले चीजें बहुत अलग दिखाई दे रही थी। हाँ, बात यही है कि जब मुझसे उन्होंने फ़ोन किया और ये कहा कि वहाँ की प्रॉब्लम है और इसको उन लोगों को समझाना पड़ेगा, तो मैंने कहा कि मैं गारंटी लेकर के कहता हूँ बिना बात किए हुए, क्योंकि मैं जमात को जानता हूँ थोड़ा सा, तो मैंने बिना बात किए हुए उनको उसी वक्त बोला कि आपने फ़ोन किया है तो जो आप चाहेंगे मुझे मालूम है वो हो जाएगा। क्योंकि जमात का जो सिद्धांत हैं उनमें बेसिक सिद्धांत, 4-5 बेसिक जो सिद्धांत हैं उनमें एक सिद्धांत ये है कि आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन के तौर पर अपने आप को रखेंगे, यानी मुल्क के कानून को मानना, लॉ ऑफ द लैंड को मानना आपके लिए सबसे प्रथम चीज होगी, पहली चीज होगी जी। तो मैंने उनको उसी वक्त ये कहा कि मुझे नहीं मालूम कि पहले क्या हुआ है, लेकिन मैं ये बात जानता हूं कि जो आप चाहेंगे वो हो जाएगा, और वही हुआ, जो उन्होंने चाहा वो हुआ। मैं यही कहता हूं कि ये 28 तारीख के बजाय दिल्ली सरकार को ये काम 10 दिन पहले क्यों नहीं किया। दिल्ली सरकार ने उनकी प्रॉब्लम जो थी उसको सॉल्व कर देते और सब लोगों को निकालते, आराम से इवैक्यूएशन करते। मौलाना मदनी, तो आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने लापरवाही बरती। मौलाना मदनी, आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार ने लापरवाही बरती। हाँ बिल्कुल, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो कांटेक्ट करते और इसको सीनियर लेवल पर इसको कोशिश करते तो हो जाता, उसी वक्त हो जाता है। इसमें कोई इशू खड़ा होने वाला था ही नहीं, वो सब मानने वाले लोग हैं, सिर्फ कम्युनिकेशन गैप हुआ है, कांटेक्ट नहीं किया गया है। अब मैं पूरा इल्जाम नहीं दूं, लेकिन ये कहता हूं कि भाई चीजों को सही टाइम पे करना चाहिए जो जिम्मेदार लोग हैं। बताइए, इस जैसे छोटे से मामले में, लोकल मामले में जो आज बड़ा बन गया है, एनएसए साहब को घुसने की जरूरत क्यों पड़ी, इतना खराब क्यों हो गया? आपने यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल उठाया, एनएसए साहब को यहाँ क्यों घुसना पड़ा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को इसमें हस्तक्षेप क्यों देना पड़ा, ये बड़ा मसला है। लेकिन जफर साहब मैं एक सवाल उठाता हूँ, क्या ये नैतिक जिम्मेदारी तबलीग जमात की नहीं थी कि आप अगर इस तरह के संक्रमण की बात देख रहे हैं, जैसा कि आपने बताया मुंबई में इसे स्थगित कर दिया गया, तो निजामुद्दीन में भी बैठक को स्थगित किया जा सकता था, क्या ये बात सही है या नहीं? जफर साहब।
देखिए, नहीं, एक और बात जो मौलाना महमूद साहब ने कही, मैं और उसका कहूंगा जी कि देखिए, कुछ जगहों पर ये ऐसा हुआ है, लेकिन मेजॉरिटी यही जो लोग पूरे हिंदुस्तान में गए, जी तो जैसे चेन्नई फॉर एग्जांपल, चेन्नई के जिम्मेदारों से हम लोगों ने भी और मरकज के लोगों ने बात की कि भाई आपको एग्जैक्टली पता है कि कौन कौन लोग पिछले 1.5 महीने में निजामुद्दीन गए थे, जी। और 100% एक एक बंदा वहां के प्रशासन के सामने आया, उनकी टेस्ट हुई। इसी तरह बेंगलोर में, इसी तरह गुजरात में, जी। अहमदाबाद में 425 लोग गए थे, ढूंढे, बताया। यहां बंबई में प्रशासन को यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, मौलाना साद साहब की की तबलीग के जो जिम्मेदार हैं बंबई में, जी। उन्होंने एग्जैक्टली उनके पास टेलीफोन नंबर के साथ थे, और उन्होंने प्रशासन को भी दिया वो पूरी डिटेल, और खुद एक एक जगह एक एक आदमी को लेकर आए। तो ऐसे कुछ वाकयात हुए हैं जी। लेकिन 95-96% लोग एग्जैक्टली जो 1.5 महीने में निजामुद्दीन में गए थे, जी। दे आर ऑल अकाउंटेड। और गुजरात में तो मुझे हमारे अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने मुझे मुबारकबादी का फोन किया कि आपने हमारा काम इतना आसान किया। जी। और हम एक ही बात कहते थे हमारे जो लोगों को जी। कि भाई देखो, आप आइए सामने, आपको इलाज करना, आपने कोई चोरी तो की नहीं है। जी। तो प्यार मोहब्बत से इस तरह से जब उनके साथ किया गया, तो गुजरात में और कुछ जगहों पर 100% एक एक बंदा जो गया था वो उसकी जाकर जांच हुई, उनका टेस्ट हुआ, और ये सारा सब कुछ हुआ। तो कुछ जगहों पर ये गलती हुई। अच्छा देखिए, मस्जिद में कोई छुपे नहीं है, तबलीग जमात के जो लोग हैं जी वो मस्जिद ही में होते हैं। और जैसे अच्छा आपने जफर कहा भाई जी, नागपुर में महाराष्ट्र पुलिस ने 9 विदेशियों को गिरफ्तार किया, वो भी तब जबकि गृह मंत्रालय ने विदेशियों को उनके वीजा कैंसिल कर दिए थे, उनके पासपोर्ट्स पहले से सामने रखे दिए गए थे, ये लोग सामने नहीं आए थे, और ये परसों की खबर है, परसों। तो जाहिर सी बात है लोग अभी भी हैं जो मस्जिदों में हैं, उनकी जानकारी सामने नहीं आती, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, इसीलिए एक बात जो मैंने मरकज निजामुद्दीन के जिम्मेदारों को यह कहा था कि भाई, अच्छा देखिए, एक बात तो समझ लेना कि फॉरेन के जो भी लोग आए तबलीग में जी, वो प्रॉपर वीजा के तहत आए। बिल्कुल। और मैं आपको एक और बात यहां कहना चाहता हूं कि मरकज निजामुद्दीन से एक दीवार निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन है, और पिछले 70 साल से है, और उसमें एक डिवीजन है जिसका सिर्फ काम है टू कीप टैब ऑन तबलीग। और कोई भी तबलीग जमात में जमात बाहर से आती है फॉरेन से, तो उसका पूरी डिटेल वो पुलिस स्टेशन में होती है जी। उसके बाद भी वो जमात जहां जाती है जी। उसकी भी पूरी डिटेल प्रशासन के सामने होती है। तो ये अलग बात है कि वीजा के वायलेशन में होम मिनिस्ट्री ने उसको वो कैंसिल कर दिया होगा, लेकिन वो छुपे नहीं है, वो प्रॉपर गए। और इसीलिए मैंने जो इनको कहा मरकज निजामुद्दीन के जिम्मेदारों को कि भाई आपने ये गलती ये की कि आपके यहाँ जो फॉरेन के लोग आए थे, इसलिए कि उसके पहले फॉरेन वालों का जोड़ था साउथ ईस्ट एशिया का, तो आप उन सबको कहीं रखने के बजाय बेहतरीन जगह थी मरकज निजामुद्दीन, आप वहीं उनको रखते और वहीं उसको क्वारंटाइन का एक हिस्सा बना देते। बिल्कुल, बहुत वजह बात आपने यहाँ पे कही। एक आखिरी सवाल मौलाना मदनी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों है कि बहुत सारे लोग दकियानूसी बातों पर आज ज्यादा यकीन करते हैं, लेकिन जो तथ्यात्मक बात है, साइंटिफिक बात है, उस पर जोर नहीं दिया जाता? क्या आप जैसे लोगों को, जो नामचीन लोग हैं, जो समाज पर काफी प्रभाव रखते हैं, साइंटिफिक सोच को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए क्या? इससे मेरी समझ में नहीं आया जी कि ये सवाल का यहाँ क्या मौका है, मतलब कौन सी साइंटिफिक सोच की बात कर रहे हैं आप? साइंटिफिक सोच मतलब कि आप देखिए, आप पता है कि पूरी दुनिया भर में कोरोना वायरस का हाल क्या है, हमें डिस्टेंसिंग मेंटेन करना आवश्यक है, हम अनावश्यक बाहर निकलने से अपने आप को बचें। तमाम आपने कहा कि चिकित्सा कर्मियों को आप भगाएं नहीं, तमाम लोगों को आप समर्थन दें। हम अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे, सरकार के नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो हम तो सरकार की तमाम कोशिशों को धता बता रहे हैं, और ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं साहब। अच्छा, अभी आप सुनिए जी साहब, इस मुल्क में लाखों मस्जिदें हैं जी, और जमात से नमाज पढ़ना और जुमे की नमाज पढ़ना, रोजाना 5 मरतबा नमाज पढ़ना जी, सब लोगों पर अनिवार्य है।
आप कितनी मस्जिदें इस मुल्क में ऐसी बता पाएंगे जहां बंद न कर दिया गया हो नमाजियों का आना और 2-4 मिलकर बस पढ़ लेते हो, 2-3 आदमी? सारी मस्जिदें, जी, शायद एक भी मस्जिद आप ढूंढेंगे तो नहीं मिल पाएगी आपको ऐसी जहां कानून की खिलाफ वर्जी हो रही हो। तो मुश्किल यह है कि आपको जो कहीं कोई काला निशान नजर आ गया तो वही सबसे बड़ा हो जाता है। नहीं मौलाना साहब, मैं काला निशान निकालने की बात नहीं कर रहा। देखिए, न्यूज नेशन एक बहुत ही जिम्मेदार चैनल है, इसलिए बहुत ही जिम्मेदारी से मैं ये कहता हूं कि बेलगाम की तस्वीरें हमने दिखाई जिसमें बहुत सारे लोग मस्जिद में थे, पुलिस को भगाना पड़ा लोगों को। अजय जी, आप मैं तो ये समझता हूँ न्यूज नेशन से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल तो आप हैं, तो मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ और ये कहता हूँ कि ये मौका है साथ मिलकर लड़ने का। आप किसी कम्युनिटी को एलिनिएट करने की कोशिश का हिस्सा कम से कम आप ना बने अजय जी। नहीं देखिए, आपसे ये मैं तो हाथ जोड़ के ये अपील करना चाहता हूँ। नहीं मौलाना साहब, इसको मौलाना साहब जो है हम सब मिलकर इस मुसीबत में एक साथ हैं, कोई किसी को एलिनेट नहीं कर सकता। ये देश हर किसी का है, इसमें कहीं किसी को कोई दुविधा नहीं है, लेकिन बस उम्मीद यही है कि हम मिलकर इस बड़ी त्रासदी से जूझें, लड़ाई करें और हिंदुस्तान की फतेह हो। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत वापस आते हैं।